दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों कल रात से लखनऊ में जो कुछ भी हुआ, आज सुबह भी हुआ, इसे एक महापुरुष की जन्म तिथि से जोड़कर ही देखना सियासत की वास्तविकताओं से मुंह मोड़ने जैसा है। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर यानी JPNIC पर अखिलेश यादव माल्यार्पण करने जाना चाहते थे। उन्हें रोकने के लिए तमाम बंदोबस्त किए गए और स्वाभाविक है कि ये प्रशासनिक बंदोबस्त ही थे। और ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार हुआ, पिछले वर्ष भी ये हुआ था। और जब पिछले वर्ष ये हुआ, उसके बाद का नतीजा आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में यूपी में हाफ हो गई, आधी हो गई लगभग। और विधानसभा चुनाव के पहले, यानी अभी विधानसभा चुनाव में तकरीबन 2-2.5 साल का वक्त बाकी है, उसके पहले अगर दूसरी बार ये हो रहा है तो क्या ये विधानसभा चुनाव में लोकसभा की पुनरावृत्ति को दोहराने की तरफ ले जा रहा है? खेल क्या है दरअसल, और कौन सा मास्टर प्लान इसके पीछे है? और क्या यह मास्टर प्लान लखनऊ में बना, क्या यह मास्टर प्लान गोरखपुर में बना, या यह मास्टर प्लान नागपुर में बना, या कहीं और बना? किरदार कौन थे इस मास्टर प्लान को बनाने वाले? दरअसल उन किरदारों की चर्चा के पहले, उन संभावित किरदारों की चर्चा के पहले भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के संबंधों और यूपी के बड़े भाजपा नेताओं की महत्वाकांक्षा, इन तीनों पर गौर करना जरूरी हो जाता है। कैसे गौर करना जरूरी हो जाता है? उत्तर प्रदेश में दरअसल एक भाजपा के बड़े नेता हुआ करते थे, हुआ करते हैं। 2 बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, 15-16 महीने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, केंद्र में भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे। लेकिन सबसे बड़ी हकीकत यही है कि 2002 में भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंची। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी पायदान को छुआ। और 2002 से 2014 के बीच जब लगातार सतत रूप से भारतीय जनता पार्टी यूपी में रसातल में पहुंचती रही, वैसे ही उत्तर प्रदेश के उन मुख्यमंत्री रहे राजनेता का कद राष्ट्रीय राजनीति में ऊपर उठता चला गया। ज्यों ज्यों यूपी में भाजपा का कद गिरता चला गया, राजनाथ सिंह का कद उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऊपर उठता चला गया। यूं कहें देश की राजनीति में ऊपर उठता चला गया। भाजपा कमजोर होती रही, राजनाथ सिंह राष्ट्रीय नेता की अपनी छवि को मजबूत करते रहे। वो छवि राजनाथ सिंह की जो 2006-07 से लेकर 2012-13 के दौर की थी, 7 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी वो स्वीकार्यता और वो राष्ट्रीय कद योगी आदित्यनाथ नहीं बना पाए। खैर, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश के राजनेताओं की जो महत्वाकांक्षा होती है, वो कई बार विपक्ष की जीत में भी अपनी जीत को देखने की तरफ ले जाती है। अब सवाल ये उठता है कि जो अखिलेश यादव को रोकने की कोशिश हो रही है, क्या उन्हें हीरो बनाने की कोशिश तो नहीं है? और अखिलेश यादव को हीरो बनाने की कोशिश क्या सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के दिमाग की उपज है, या इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीति चल रही है? यह समझना बड़ा जरूरी हो जाता है। अखिलेश यादव राजनीतिक तौर पर मजबूत होंगे तो फायदा किसे होगा? याद रखिए, वो अखिलेश यादव ही हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी के रथ को 272 यानी बहुमत के आंकड़े से नीचे रोका है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के सांसदों की संख्या 5 पर सिमट रही थी। 2014 में 5 और 2019 में भी 5। और भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत में पहुंच रही थी। मोदी राज 272 के आंकड़े को बीजेपी अकेले पार कर रही थी और मोदी राज आ रहा था। लेकिन अब अखिलेश यादव 5 से 32 ज्यादा पहुंच गए, 37 पर पहुंच गए। और भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े यानी 272 से सीधे 32 कम हो गई। तो अखिलेश यादव ने जो 32 सीटें लोकसभा में बढ़ाई, इसके महत्व को आप समझ सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की अंतःपुर की जानकारी रखने वाले लोग बताते हैं कि अखिलेश यादव ने जो सीटें बढ़ाई है, 32 सीटें अपनी बढ़ाई, 32 सीटें भाजपा की कम की, 32 सीटों से भाजपा को बहुमत तक पहुंचने से रोक दिया। दरअसल योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लोकसभा चुनाव के बाद भी बने रहने के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। अब सवाल उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ को
कहीं ना कहीं ये आशंका सताने लगी है कि उत्तर प्रदेश में यदि भाजपा 2027 में तीसरी बार भी जीत गई तो क्या होगा। तीसरी बार भी जीत जाने की स्थिति में कहीं उत्तर प्रदेश में भी कोई मोहन यादव, कोई भजन लाल शर्मा तो चुन के नहीं लाए जाएंगे, और योगी आदित्यनाथ को भी वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान की तरह राज्य की सूबेदारी से मुक्त तो नहीं कर दिया जाएगा। और राज्य की सूबेदारी से मुक्त होने के बाद, यानी सत्ता छीनने के बाद, सत्ता अगर विपक्ष के हाथ में चली जाए कोई बात नहीं है, लोग वापसी करते हैं। वसुंधरा राजे की सत्ता छीनती थी, जनता के द्वारा छीन ली जाती थी, अशोक गहलोत आ जाते थे। अशोक गहलोत की सत्ता छीन जाती थी, वसुंधरा राजे आ जाती थी। लेकिन अब बीच में भजन लाल शर्मा आ गए तो न तो अशोक गहलोत की सत्ता है, न ही वसुंधरा राजे की सत्ता है। यही स्थिति उत्तर प्रदेश में होती थी। मायावती की सरकार को गिराकर मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने 2003 में। कोई बात नहीं, मायावती बहुमत से आ गई साथ में, और फिर मुलायम सिंह यादव की पार्टी ने 2012 में सत्ता अपने नाम कर ली पूर्ण बहुमत के साथ। विपक्ष के हाथ में सत्ता चली जाए तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, और खासकर राज्यों की सियासत में, राज्य के सूबेदारी करने वाले लोगों को, राज्य का मुख्यमंत्री बनने वाले लोगों को या बने रहने वाले लोगों के लिए अक्सर उस चुनावी हार में जीत छुपी होती है। लेकिन अपनी आंखों के सामने लाल कृष्ण आडवाणी की स्थिति में खुद को लाना कि लाल कृष्ण आडवाणी देखते रह गए, प्रधानमंत्री पद पर कोई और बीजेपी की तरफ से विराजमान हो गया, तो उनकी दुर्गति भी, राजनीतिक दुर्गति भी आप देख सकते हैं। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, लाल कृष्ण आडवाणी को हराया, कोई फर्क नहीं पड़ा लाल कृष्ण आडवाणी की राजनीतिक सेहत को। वो भाजपा के शीर्षस्थ नेता 2004 के चुनाव में भी रहे, 9 के चुनाव में भी रहे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी की जगह जब नरेंद्र मोदी आ गए तो भाजपा में भी उनकी अहमियत यही रही कि मार्गदर्शक मंडल में जगह बनी। क्या योगी आदित्यनाथ इस बात को समझ गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश में उनके आसपास रहने वाली ब्यूरोक्रेसी और उनके सलाहकार मंडली के लोग इस बात को समझ गए हैं कि भाजपा में किसी दूसरे के लिए सत्ता का रास्ता तैयार करने से बेहतर अखिलेश यादव के लिए ही सत्ता का रास्ता तैयार कर देना है? अब कल की एक और घटना को देखिए, कल या परसों की घटना है। एक विधायक उत्तर प्रदेश के जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, पीडीए के नारे के साथ उसी समाज ने सबसे ज्यादा माहौल बनाया भाजपा के खिलाफ, उस समाज से आने वाले विधायक को एक तथाकथित ऊंची जाति से आने वाले वकील साहब ने सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। वो फुटेज पूरे देश में वायरल हुई, और वो फुटेज जब पूरे देश में वायरल हो रही है, उसका सामाजिक असर उत्तर प्रदेश पर क्या पड़ रहा है? सामाजिक असर यही पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरों का राज चल रहा है, और एक ठाकुर साहब जो वकील है, उनकी हैसियत एक विधायक से जो पिछड़े वर्ग से आता है उनसे ज्यादा है, वो थप्पड़ रसीद कर दे रहे हैं। और इस मैसेज का सीधा फायदा किसे हो रहा है? जब ये मैसेज कन्वे हो रहा है तो इसका सीधा फायदा किसे हो रहा है? अखिलेश यादव को हो रहा है। और अखिलेश यादव को जब ये फायदा हो रहा है तो क्या योगी आदित्यनाथ चाहेंगे कि उन्हें फायदा हो? दरअसल वो तभी ऐसा चाहेंगे जब उन्हें तीसरी ताजपोशी की गुंजाइश न दिखती हो, या फिर तभी योगी आदित्यनाथ ऐसा चाहेंगे जब उन्हें दिल्ली की सत्ता पर उनकी नजर हो और दिल्ली की सत्ता नरेंद्र मोदी के हाथ से छिटके इसकी बिसात तैयार, इसकी बुनियाद बने, तभी अखिलेश यादव ऐसा चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता में आज वापसी हो जाती, फील गुड और इंडिया शाइनिंग का नारा फेल नहीं होता, तो नरेंद्र मोदी 12.5 सालों तक मुख्यमंत्री रह जाते गुजरात के? कतई संभव नहीं था कि अटल बिहारी वाजपेयी लंबा वक्त नरेंद्र मोदी को देते। वो उन्हें हटाना चाहते थे, लेकिन उनका पॉलिटिकल स्टेक खुद कम हो गया क्योंकि वो लोकसभा चुनाव हार गए 2004 का। अब योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जो बची, मुख्यमंत्री की कुर्सी जो बची, उसमें नरेंद्र मोदी का दिल्ली में कमजोर होकर के वापस आना, इसका एक बड़ा कारण रहा। और यदि नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर हो जाते हैं, सत्ता से नरेंद्र मोदी बाहर हो जाते हैं, तो योगी आदित्यनाथ उसी स्थिति में होंगे जिस स्थिति में 2004 के बाद बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी थे।
क्योंकि तब भविष्य के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी ने अपने तमाम समकक्षों और हमउम्र भाजपा नेताओं को पछाड़ना शुरू कर दिया, एक एक करके। सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, उमा भारती, संजय जोशी, सबको एक एक कर पछाड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पास सत्ता थी। गुजरात की सत्ता थी, जहां से 26 लोकसभा सीटें आती है, और वो सत्ता लगातार बनी हुई थी। अगर भाजपा केंद्र की सत्ता से खुदा न खास्ते चली जाती है, कोई वैकल्पिक सरकार का खाका तैयार हो जाता है, तो उस स्थिति में सत्ता सबसे बड़े सूबे की योगी आदित्यनाथ के पास है। तो योगी आदित्यनाथ को बखूबी पता है कि लखनऊ की सत्ता बचे न बचे, दिल्ली में जो गुजरात लॉबी हावी है, वो गुजरात लॉबी उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के लिए बाधा है। यहां तक कि लखनऊ में उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए भी वो बाधा बन सकती है। तमाम खबरें आती है कि भाजपा में नरेंद्र मोदी के बाद कौन, इसको लेकर एक होड़ है, और उस होड़ में गृह मंत्री अमित शाह के मुकाबले देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जाता है। देवेंद्र फडणवीस के साथ आपने देखा कैसे डिमोशन हुआ, उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा। फडणवीस साहब जब तक विपक्ष के नेता थे तब तक बड़ी इज्जत थी, और तब भी वो दिल्ली के दावेदार माने जाते थे। भले ही विधानसभा चुनाव में उन्हें सत्ता नहीं मिली थी, लेकिन दावेदार माने जाते थे। लेकिन आज क्या हुआ डिप्टी सीएम बनने के बाद, या तब क्या होगा जब भारतीय जनता पार्टी यदि महाराष्ट्र जीत जाए? मान लीजिए थोड़ी देर के लिए काल्पनिक सवाल कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र जीत जाए और देवेंद्र फडणवीस की जगह विनोद तावड़े या कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तब तो राजनीति खत्म देवेंद्र फडणवीस की, करीब करीब खत्म। तो क्या योगी आदित्यनाथ चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में वही स्थिति बने? ये स्थिति इस बात की तरफ इशारा करती है कि उत्तर प्रदेश में जेपीएनआईसी पर जो कुछ भी हुआ, जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर माल्यार्पण को लेकर जो कुछ भी हुआ, उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी और एक नेता को मिल रहा है, वो है अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव को यदि फायदा मिल रहा है तो संभव ही नहीं है कि बिना सोची समझी रणनीति के ये सारा काम किया जा रहा हो। सियासत में आगे बढ़ने के लिए कई बार कदम पीछे खींचने पड़ते हैं, कई बार अपने अंदर के प्रतिद्वंदियों को सह और मात के खेल में मात देनी पड़ती है। तो अपने अंदर के प्रतिद्वंदियों को मात देने के लिए क्या अखिलेश यादव को आगे बढ़ाना लखनऊ दरबार की एक सियासी मजबूरी है या सियासी चाल है? यह सवाल मैं अपने दर्शकों पर छोड़ता हूं, लेकिन इसके साथ एक दूसरा सवाल भी है जिसे समझने की जरूरत है। इस पूरे बवाल में अखिलेश यादव ने क्या कहा? नीतीश कुमार को ऑफर, क्या आप समाजवादी हैं, छोड़िए, आइए। दरअसल जयप्रकाश नारायण एक ऐसा नाम जो सत्ता परिवर्तन की पहली बिसात इस देश में जो कामयाबी के साथ बिछी, उसके नायक थे। जनता के बीच से आंदोलन करके 42 के आंदोलन के नायक थे। लेकिन जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि के दिन यानी 8 अक्टूबर को हरियाणा का नतीजा आया, और जन्मतिथि के दिन महज 3 दिनों में, महज 72 घंटों में जो खेल हुआ, उस खेल ने एक तरफ कांग्रेस पार्टी के कान खड़े किए तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव के लिए एक आदर्श परिस्थितियों का निर्माण किया। कांग्रेस के कान कैसे खड़े हुए? तो 4 जून में को लोकसभा की मतगणना के बाद ऑफ द रिकॉर्ड किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता से हम पत्रकार लोग जब बात करते थे तो यही कहते थे कि राष्ट्रीय नेतृत्व पर कांग्रेस कोई समझौता नहीं करेगी। यानी भले ही भाजपा की सरकार बनी रहे, मोदी जी की सरकार बनी रहे, लेकिन विपक्ष की सरकार जब भी बनेगी तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस का नेतृत्व ही उसे स्वीकार करना होगा, और जिसको आना है आ जाए, और उसके बाद सरकार गिरती है तो हम सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार को भी यह स्थिति गंवारा नहीं थी। जिस अलायंस को उन्होंने बनाया वो छोड़कर चले गए। चंद्रबाबू नायडू भी बहुत उत्साहित नहीं थे। एकनाथ शिंदे के सांसद भी महाराष्ट्र चुनाव के बाद क्या करेंगे अब देखा जाना है। लेकिन अब जिस तरह की खबरें हरियाणा से आ रही है, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राजीव कुमार के आयोग से जाकर मिल रहा है, एडीआर जिस ढंग की बातें कर रहा है, उसके बाद इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस, चुनाव में कथित तौर पर अनियमितता की बातें जो कांग्रेस का आरोप है, यदि कांग्रेस उन आरोपों को लेकर गंभीर है तो अखिलेश यादव के आज के बयान में एक और चीजें नथी है जो गौर करने लायक है कि हम इंडिया अलायंस को साथ लेकर चलेंगे, और नीतीश जी के लिए ऑफर की बात कि नीतीश जी साथ छोड़िए और आइए।
इंडिया अलायंस को साथ लेकर चलेंगे, एक तरफ अखिलेश कह रहे हैं, और लगे हाथ कह रहे हैं कि नीतीश जी फैसला करें। इसका मतलब क्या है कि नीतीश कुमार के लिए दिल्ली में कोई बिसात बिस्ती है तो अखिलेश यादव के मार्फत, जो अखिलेश यादव की जुबान से जो बात बोली जा रही है वो जुबान अखिलेश यादव की जरूर है, उसके पीछे इंडिया अलायंस की भी सहमति है। तो स्वाभाविक है कि सहमति जब सबकी है तो गोरखपुर भला क्यों नहीं चाहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का अवसर मिले। और ये अवसर गोरखपुर को भी भली भांति पता है कि तभी बनेगा जब लखनऊ से दिल्ली के एक्सप्रेसवे पर बीच में अहमदाबाद कहीं अवरोध बनकर खड़ा नहीं होगा, गांधीनगर कहीं अवरोध बनकर खड़ा नहीं होगा। थोड़े कहे को ज्यादा समझिए, यही सियासत है। और इस मास्टर स्ट्रोक में अखिलेश यादव जो हीरो बनते दिखे हैं, उसके पीछे किस तरह का खेल है शायद हमारे दर्शक बखूबी समझ गए होंगे कि है असली माजरा क्या। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।